हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का बिल पास किया? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। सही जवाब ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में गुज्जर के आरक्षण को लेके जो अभी वहाँ पे व्यापक रूप से लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अभी गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए 5% का बिल विधानसभा में पास किया था। वहाँ से पास हुआ और फिर राज्यपाल ने भी अपनी मंजूरी वहाँ पे दे दी है। अब पहले तो एक सिंपल सी फैक्ट्स की बात करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक कुमार गहलोत हैं। गवर्नर कौन है? तो कल्याण सिंह है। तो ये तो हो गई इसकी फैक्ट की बात करेंगे गुज्जर आरक्षण बिल की। ये जो आरक्षण बिल है ये 2006 से ही वहाँ पे इसके लिए लड़ाई जो है गुज्जर समुदाय है वो करते आ रहे हैं, और ऐसा ये 5वीं बार हुआ है जब उन्हें इस बार आरक्षण दिया गया है। और लेकिन लगातार इससे पहले 4 बार जब भी उसे सरकार ने आरक्षण दिया है तो वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना स्टे ऑर्डर लगा दिया है। समझते हैं। सबसे पहले 2008 में गुज्जर को 5% और सवर्णों को 14% आरक्षण दिया गया था, जो कि साल 2009 से लागू हुआ। इस पे लग गया था स्टे ऑर्डर। 2012 में पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5% आरक्षण की सिफारिश की थी, और इसी सिफारिश को मानते हुए गवर्नमेंट ने वहां पे फिर 5% आरक्षण गुज्जर को दिया, और साथ ही 5 अन्य समुदाय को भी दिया था। किस कैटेगरी में लाके? ओबीसी में मिलाया था। तीसरी बार 22 दिसंबर 2015 को फिर से बिल पारित किया, जिसमें 5 जातियों को 5% आरक्षण दिया गया था, और कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया। 2017 को बीजेपी सरकार ने गुज्जर सहित 5 जातियों को 1% आरक्षण दिया, इसे भी खारिज कर दिया गया। मामला समझिए। शुरुआत से ही ये बड़ा ही पेचीदा मामला है कि गुज्जर जो है वो राजस्थान में एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी है, लेकिन ये अपने आप को फिर भी थोड़ा सा पिछड़ा, इनके समुदाय में कुछ लोग हैं जो पिछड़ा मानते हैं, और जिनके कारण इनकी मांग होती है कि हमें भी आरक्षण दिया जाए। कहाँ कहाँ पे आरक्षण दिया जाए? एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया जाए और गवर्नमेंट जॉब में दिया जाए। तो इनकी मांग को देखते हुए सरकार ने इसे ये आरक्षण देने का फैसला किया। लेकिन कोर्ट क्यों बंद कर दे रही है? कोर्ट क्यों इस पे स्टे ऑर्डर या इसे खत्म कर देती है? संविधान में ऐसा बताया गया है, और संविधान में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है रिजर्वेशन को लेके। जब आप हमारे जो जनरल रिजर्वेशन को लेके जो हमारा वीडियो देखेंगे उसमें काफी डिटेल में मैंने बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में बताया है कि कभी भी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। अभी राजस्थान में 49% रिजर्वेशन यानी रिजर्व कैटेगरी है। जैसे ही 5% उन्हें दिया जाएगा, फिर ये 50% क्राइटेरिया को क्रॉस करेगा और वापस इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी जाएगी। और जहां तक लोग ऐसा कहते हैं, जो एक्सपर्ट कहते हैं, इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कर देगा। इसी चीज को देखते हुए पहले भी हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे साफ साफ कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है, और इस तरह के आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जो 5% है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर दिया गया, यानी ओबीसी का पहले वहां 21% आरक्षण है, जिसमें 5% बढ़ाया जाएगा तो ये हो जाएगा 26%। तो अकेला ओबीसी 26%, टोटल चले जाएगा 54%, और ये 50% के लिमिट को क्रॉस कर देगा। और इसीलिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी रह पाएगी ये हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस हैं 10 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 फरवरी को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में मैंने आपको बजट वाले इस वीडियो क्लास में आपको बताया था कि बजट 2019 जो कि इंटरिम बजट था, इसमें पीयूष गोयल ने बजट पेश किया था। उसने इस योजना की शुरुआत की बात की थी। ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा PMSYM। ये आपको याद रखने, कहीं कहीं एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि PMSYM कब से चालू हुआ। तो श्रम योगी मानधन योजना है, 15 फरवरी से इसे चालू किया गया। इसके बेनिफिट्स मैंने आप सबको बताए हुए हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि 3,000 रुपये जो है ये
फिक्स्ड मंथली इनकम दिया जाएगा। कब? 60 साल के बाद। किन लोगों के लिए है? असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जिनकी मंथली आय 15,000 रुपये से कम है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो ब्याज दिया जाएगा इस पैसे पे लगभग 8% से ज़्यादा या 8.55%, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के पेंशन योजना में इतना फंड दिया जाता है, इतना परसेंट उस पर ब्याज दिया जाता है, तो उसी के करीब रखा जाएगा। अब इसमें क्या है, मैंने बताया था जो 18 साल से 40 साल तक के वर्ग के लोग इसमें इसका फायदा ले सकेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग 18 साल वाले के लिए मिनिमम 55 रुपये जो है ये इतना उन्हें देना होगा पर मंथ, और जो 40 में लेंगे उन्हें 200, यानी 29 साल वाले को 100 रुपये का जो है इस पे अपना मंथली इसमें इन्वेस्ट करना होगा, यानी इस पेंशन योजना में पैसे जमा करने होंगे। तो ये थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात। बढ़ेंगे आज के तीसरे सवाल पे। हाल ही में भारत ने किस देश को दिए मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया? ऑप्शन से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। सही जवाब ऑप्शन बी, पाकिस्तान। दोस्तों 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था CRPF जवान के ऊपर। पूरा देश एक गुस्से में है और गम के आंसू पूरा देश एक साथ रो रहा है इस तरह के हमलों को लेके। और इसी हमले के विरोध में हमारे प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है कि इसका जो है बदला लिया जाएगा और बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और उसका जो पहला स्टेप इन्होंने लिया है कि पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो वापस ले लिया। अब देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का यानी जो सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा हिंदी में लोग कहेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN, ये WTO बनने यानी 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसके निर्माण के 1 साल बाद ही भारत ने पाकिस्तान को 1996 में MFN का दर्जा दे दिया था। लेकिन ये रेसिप्रोकल नहीं था, यानी रेसिप्रोकल मतलब पाकिस्तान ने भारत को ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि हम दे देंगे, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। MFN में होता क्या है समझिए। MFN में होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपको जो चार्ज या टैक्स देने पड़ते थे उसमें आपको बहुत छूट मिलती है। यानी आपका जो भी चार्ज होता है, जो भी एक्साइज ड्यूटी होती है, इस सब पे बहुत ही कम आपको चार्ज दिया जाता है। साथ ही आपको इस बात की एक निश्चिंता दी जाती है कि आपके साथ जो ट्रेड होगा, जो व्यापार होगा, उसमें आपके साथ कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, यानी आपके साथ किसी भी तरह की बायसनेस के साथ काम नहीं किया जाएगा। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट ये है। अब अगर 2012 के ट्रेड की बात करें तो लगभग $2.6 बिलियन का इंडिया पाकिस्तान ट्रेड था। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा समझिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान की आप बात करेंगे तो जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत के पक्ष में पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड के साथ इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करता है, यानी हम लोग उन्हें ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करने के बकायदा, तो और वो नेगेटिव एक ट्रेड में हमारे साथ है। तो इससे भारत के व्यापारी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही, लेकिन जो अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करें तो भारत को इस ट्रेड के साथ जितना नुकसान नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। साथ ही इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म होगा, इकोनॉमिक का जो एक प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पे पाकिस्तान एक अलग थलग देश धीरे धीरे होते जाएगा। तो इससे उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही गहरा धक्का मिलेगा। और हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे। हाल ही में किसके अध्यक्षता में बनी समिति ने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली का निर्धारण रिपोर्ट पेश किया? यानी रिपोर्ट का नाम है राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली का निर्धारण। ऑप्शन है डॉक्टर अनूप सतपथी, विवेक देव रॉय, निष्ठा जैन, पी राजन। सही जवाब ऑप्शन ए, अनूप सतपथी। अब ये अनूप सतपथी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी 17 जनवरी 2017 को, जिसे एक्सपर्ट कमेटी कहते हैं। एक्सपर्ट कमेटी को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि पूरे भारत में मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, उसका जो है आप एक हमें स्ट्रक्चर बना के दीजिए कि सरकार किस तरह के वेजेस के ऊपर काम करना शुरू करे। और ये किसके अंतर्गत हुआ था? ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत इस समिति को बिठाया गया था। और इस समिति ने अब जाकर यानी 14 फरवरी को इसने अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को भेजा था, और जिसमें इसने रिकमेंडेशन दिया था। क्या रिकमेंडेशन दिया था? कि इसकी राष्ट्रीय जो मिनिमम वेज है वो 375 रुपये पर डे होना चाहिए, यानी लगभग
9,750 रुपये पर मंथ होना चाहिए। साथ ही इसने एक और बात की, बोले अगर ये मजदूर किसी बड़े शहरों में जो कि सिटी ए हो या मेट्रो सिटी हो, वहां पे 55 रुपया पर डे हिसाब से इसे रेंटल बेनिफिट भी मिलना चाहिए, यानी 55 रुपया पर डे हिसाब से इसे रेंट के लिए भी एक्स्ट्रा इसमें पैसे मिलने चाहिए। साथ ही कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि हर 5 वर्ष में जो कंजम्पशन बास्केट है, जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका एक कंजम्पशन बास्केट होता है जिसमें जो जितना कंजम्पशन होता है उस तरह से इसका निर्माण होता है। तो उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार उसमें हर 5 साल में उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए और हर 6 महीने में सीपीआई को बदलते रहना चाहिए। साथ ही इसने पूरे भारत को 6 सेगमेंट में बांटा और हर सेगमेंट के लिए इसने अलग अलग न्यूनतम महीने की बात की, लेकिन जो पूरे यूनिवर्सल इंडिया की बात की उसमें 375 रुपये प्रतिदिन की बात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिकमेंडेशन है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक सवाल बनता है कि कितना न्यूनतम राशि बताई गई, तो 375 रुपये, 9,750 रुपये प्रति माह। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। इनमें से किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ऑप्शंस है ओपी रावत, सुनील अरोड़ा, जयप्रकाश शर्मा, सुशील चंद्रा। सही जवाब सुशील चंद्रा। अब ये सुशील चंद्रा कौन है? ये दूसरे आईआरएस ऑफिसर हैं जिसे इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। और इससे पहले सुशील चंद्रा सीबीडीटी के चेयरमैन रह चुके हैं, वहां से रिटायर हुए। वहां पे भी जब ये थे तो इनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था 2016 से, और अब जाके इन्हें यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। आपको पता है इंडिया में एक तो चीफ इलेक्शनर कमीशन होते हैं, सीईसी होते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो एक इलेक्शन कमिश्नर पहले से ही नियुक्त थे अशोक लवासा, और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट वैकेंट था, वहां पे जाके सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया। अब इसके साथ ही ये इलेक्शन कमिश्नर का पूरा जो ये वैकेंसी थी वो यहाँ खत्म हो गई। जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 324 यानी इसका जो आर्टिकल 324 का पार्ट 2 है वो बताता है कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा जिसे उपखंड 3 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। तो ये है पूरा इलेक्शन कमिश्नर का एक पूरा फॉर्मेट है, और उसी में दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के पद पे इनकी नियुक्ति की गई। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह पर अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन कितने वर्ष बाद निष्क्रिय हो गया है? ऑप्शन है 15 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष। सही जवाब 15 वर्ष। 15 वर्षों के बाद जो मंगलयान पे नासा ने अपना एक अपॉर्चुनिटी रोवर वहां पे उन्होंने रखा था, छोड़ा था, जो कि वहां के मंगल ग्रह के बारे में सारी बातें, सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो अब वो 15 साल बाद यानी 2004 में जिसे छोड़ा था, अब जाके उसने डेड मान लिया है या निष्क्रिय मान लिया है, क्योंकि नासा अब इसके साथ कांटेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और अंतिम संपर्क अंतिम जो कनेक्शन था उन्होंने 10 जून 2018 को किया था। उसके बाद से ये लगभग 800 बार ट्राई कर चुके हैं कि अपॉर्चुनिटी रोवर के साथ कांटेक्ट हो सके, नहीं हुआ। रीजन क्या है? बताया जा रहा है कि मंगल ग्रह पे धूल भरी बहुत ज्यादा आंधी चल रही है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटी रोवर को जो सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए थी जिससे कि उसका बैटरी जो है वो चार्ज हो सके, वो बैटरी चार्ज नहीं हो पाया है, डिस्चार्ज हो गया, और उसके कारण ये काम करना बंद कर चुका है और ये निष्क्रिय हो चुका है, इसीलिए इसे डेड मान लिया गया है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। अनिवासी भारतीय विवाह विधेयक 2019 के पंजीकरण के प्रावधानों के तहत एनआरआई और भारतीय नागरिक के बीच विवाह को कितने दिनों के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा? ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 15 दिन, 40 दिन। सही जवाब ऑप्शन ए 30 डेज। अब ये जो अनिवासी भारतीय विवाह विधेयक 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया, और इसके तहत यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन किए गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इंडिया के लिए, और इंडिया के जो यहाँ की जो वीमेन है या गर्ल्स हैं जिनकी शादियाँ जो है एनआरआई से होती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए उसमें एक क्लॉज रखा गया जो कि अनिवार्य है। अनिवार्य क्या है कि एनआरआई द्वारा भारतीय युवती, चाहे वह युवती भारत की हो या एनआरआई हो, उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। इससे क्या होगा? इससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी, और जो अप्रवासी भारतीय पति द्वारा भारतीय महिला के खिलाफ जो शोषण और की हम लोग खबर सुनते आए हैं, उसके खिलाफ ये एक सुरक्षा, एक डिटरेंस प्रदान करेगा इंडियन गर्ल्स को, इंडियन वीमेन को।
साथ ही यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ये केस रजिस्टर हो जाए और अगर वो कोर्ट में नहीं आता है तो उसकी कुर्की जब्ती का भी इसमें एक प्रावधान किया गया है, और अगर अदालत अपराधी घोषित कर दे तब तो ये होगा ही होगा। अगर ये जो प्रोविज़न है वो पास हो जाए तो इसमें दो और जो हमारे यहाँ लॉ है उसमें चेंजेस लाने होंगे, और वो है पासपोर्ट अधिनियम एक्ट, पासपोर्ट एक्ट 1967, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में यहाँ पे बदलाव करने होंगे। और दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ चल रहे हैं आज के अंतिम और 8वें सवाल की ओर। कैबिनेट ने किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधन करने हेतु मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर। सही जवाब ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपको जैसा कि पता है इसका जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो ट्राइबल बेल्ट है, और नित्य समय इसमें क्या होते हैं वहाँ के गवर्नमेंट अपने हिसाब से एससी और एसटी में टाइम टाइम पे वो इसमें बदलाव करते रहते हैं, ताकि जो लोग हैं जो ट्राइबल हैं उनको समुचित उनका जो भी लाभ है वो मिलते रहे। और इसी को लेके जो राज्य सरकार ने निवेदन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट होगी जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची होती है हर राज्य के हिसाब से, उसमें अमेंडमेंट की बात थी, और अभी जाके कैबिनेट ने उसमें इसका अप्रूवल दे दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम खत्म करेंगे आज के इस Q&A सेशन के पहले सेगमेंट को, बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट में जहां पे आपसे मैंने एक सवाल पूछा था उसका जवाब देखेंगे और फिर आपसे एक सवाल भी पूछेंगे। यूएस इंडिया सीईओ फोरम की मेजबानी किस शहर ने किया? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, वाराणसी, पुणे। सही जवाब न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में यूएस इंडिया का जो है सीईओ फोरम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें जो यूएस की तरफ से जो इनके प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं इनके वो आने वाले थे, वो आ नहीं पाए, और इसीलिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस फोरम को उन्होंने बातचीत की। यहाँ पे भारत की तरफ से सुरेश प्रभु साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस फोरम में होता क्या है एक्चुअली, जो यूएस और इंडिया के जो टॉप लेवल के जो सीईओ हैं, टॉप सीईओ कंपनीज हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह से वर्ल्ड कल्चर को एक दूसरे के साथ किस तरह से कंधे से कंधे मिलाकर काम करें इसके ऊपर बातचीत होती है। और उसी के तहत ये मीटिंग जो है 2014 से होती आ रही है, और ये तीसरी मीटिंग है, ये तीसरा फोरम मीटिंग है जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। एक दूसरे के साथ ट्रेड किस तरह से किया जाए, किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करें, किस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ सॉफ्टवेयर और डिफरेंट फील्ड्स में हम लोग काम करें। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे डिसीजंस लिए गए हैं। और अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अरुण जेटली ने किस मंत्रालय का कार्यभार फिर से संभाला है? ऑप्शन है वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय। इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखते रहें जागरणजोश.com।